थंबनेल और टाइटल देख के यहाँ तक तो आ ही गए हो। अब इस वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, प्योर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये सवाल कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 25 सवाल कर लिए थे, उसका सेकंड पार्ट है ये। 26वां नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन इज। पिछले वाले में भी बताया था, एल्कीन की स्टेबिलिटी जब भी चेक करनी हो तो सबसे पहले आप देखो कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड। यहाँ सारी की सारी नॉन कॉन्जुगेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड मतलब अकेला डबल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो सारी नॉन कॉन्जुगेटेड है। अल्फा हाइड्रोजन से हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। बहुत बढ़िया। अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तब मैंने आपको बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं सिमेट्रिकल से, और सिमेट्रिकल में दो तरह की आपको देखने को मिलेगी, सिस और ट्रांस। तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पता कैसे चलेगा? बीच में से काट के देखो, दोनों तरफ अगर सेम चीज़ें दिख रही हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह रहा मैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। सिमिलरली यहाँ भी आप देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन की एक साइड CH3 दूसरी साइड भी CH3 है। तो ये तो है दोनों ही सिमेट्रिकल टाइप की, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली है वो है अनसिमेट्रिकल, दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड वाली हाईएस्ट स्टेबल होगी। इन दोनों में से ये वाली ट्रांस है, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। 3-2-1, तो 3-2-1 वाला जो ऑप्शन है वो है सी, जहाँ पे आपको दिख रहा है 3-2-1। थर्ड वाली क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल से ज़्यादा स्टेबल होती है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है ये। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से होते हैं तो वो होते हैं 1.33 और 1.54 एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर में 133, 133 और 154 मैंने एंगस्ट्रॉम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि बेंजीन में एरोमेटिसिटी की वजह से डबल बॉन्ड के कैरेक्टर सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंगल वाले डबल में, तो हम लोग बीच में एक गोला बनाने लग जाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे बॉन्ड एक जैसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो सारी इक्वल लेंथ ही पूछिए, क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वल लेंथ का, सारी लेंथ एक जैसी 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो सारे बॉन्ड लेंथ सेम आ जाते हैं। बहुत आसान सवाल था ये तो, ठीक है। बाकी सब में क्या हो रहा है, डबल है, सिंगल सिंगल है, यहाँ सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकती, कार्बन कार्बन की सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अब किसी के मन में आएगा कि इसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी नहीं है तो डबल सिंगल है ही है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो ऑब्वियस बात है ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये इधर आएगा, तब इस वाले में भी इक्वल होने के चांस होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ध्यान से देखो कैसे दिखेंगे, माइनस डबल प्लस। दूसरा जो बनेगा, एक और आप बनाना चाहोगे तो आप ऐसे बना सकते हो कि इधर प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो। तो इन सब में, ठीक है, हालांकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इनको। इन सब में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा ये वाला, क्योंकि ये अनचार्ज हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, इसलिए आंसर है बी। द काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड। डीलोकेलाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट तो एक धोखा है, दिखावा है, छलावा है, ठीक है। वो एक दोस्तों का ग्रुप होता है ना, जिसमें दोस्त लोग बोलते हैं भाई तू ये काम कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ यार तेरा भाई, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो ऐसा दिखावा है ये, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखावा है। इस पे प्लस चार्ज लग रहा है तो ये तीनों मिलके कहेंगे तू टेंशन मत ले, हम हैं साथ में, सिर्फ दिखावे के लिए।
तो उसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। उसमें कोई प्रॉपर डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जब कॉन्सेप्ट निकाला गया था, मतलब किसी साइंटिस्ट ने जब हाइपोथेसिस दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ना, वो शिफ्ट होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के शिफ्टिंग की वजह से ये कैसा दिखेगा, देखो, अरे हाँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। मान लो इस पे अगर प्लस था तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। है तो रेजोनेंस के जैसा, बट नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड है, ये शांति से बैठा था, कोई अटैकिंग स्पीसीज आ गई, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। किसी अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रोमेरिक। यहाँ क्वेश्चन में सिग्मा पूछा है। मीजोमेरिक इफेक्ट में भी रेजोनेंस होता है, तो लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड का ही डीलोकेलाइजेशन होता है। सिग्मा का डीलोकेलाइजेशन केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है। और इंडक्टिव क्या है, एक धोखा है, एक दिखावा है, एक छलावा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसका, इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। ये भाई साहब प्लस H इफेक्ट शो करते हैं, ये भाई साहब माइनस M इफेक्ट शो करते हैं, ये भाई साहब प्लस M इफेक्ट शो करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि सबसे बेस्ट डाइपोल जो जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले में माइनस I, सबके इफेक्ट लिख दिए, माइनस I माइनस H, सॉरी प्लस H माइनस M और प्लस M। तो इन चारों में सबसे पावरफुल इफेक्ट हैं ये दोनों, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे थे, 2 इसने और दे दिए, ठीक है। तो डाइपोल जनरेट नहीं हुआ। डाइपोल कब जनरेट होता है, एक कोने पे प्लस हो और दूसरे पे माइनस हो, तब डाइपोल जनरेट होता है। तो जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का खेल हम दिखा देते हैं आपको। ये डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। होगा क्या, ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। ऐसा करने से यहाँ पे नाइट्रोजन पे NO माइनस, अरे कलर बदल गया, पीला लेना पड़ेगा, हाथ पीले करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ प्लस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। तो देखिए एक बहुत ही प्यारा सा डाइपोल जनरेट हो रहा है। बहुत दूर नेगेटिव है, बहुत दूर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पूरी तरह से है, Q इंटू डिस्टेंस D। तो बहुत ही प्यारा डाइपोल, हाईएस्ट डाइपोल जनरेट हो रहा है C वाले में। और इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें लोन पेयर जा रहा है, D ऑप्शन में लोन पेयर रिंग में जा रहा है। रिंग में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन पासिंग द पास खेल ही रहे हैं, 2 और आ जाएंगे, तो इस तरह से डाइपोल इतना प्यारा जनरेट नहीं होगा, इतनी डिस्टेंस नहीं आएगी। मतलब डाइपोल तो होगा, मतलब ये NH2 पे प्लस आ जाएगा, पर वो इतनी दूरी नहीं होगी ना। जैसे ये मान लो ये वाला डिस्टेंस वाला भी बना लिया, तब भी 1 2 3 4 5 एटम का डिस्टेंस है प्लस और माइनस में, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एटम का डिस्टेंस है। और डाइपोल तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू D। Q तो सेम आ सकता है इन दोनों में, लेकिन D इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। आंसर हमारा C। फिर कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, C1H C2 C3 द होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। होमोलाइटिक का मतलब है हमें रेडिकल बनाने हैं। होमोलाइटिक में हमेशा हमें क्या बनाने हैं, रेडिकल, फ्री रेडिकल बनाने हैं, मतलब बिंदी लगानी है, डॉट लगाना है। तो डिसोसिएशन करके देख लो ना भैया। तो पहला वाला बॉन्ड अगर तोड़ते हैं, नंबर 1 बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तो हमें ये रेडिकल मिलता है, ठीक है।
नंबर 2 बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, इसको CH लिख देता हूँ, नंबर 2 बॉन्ड को तोड़ने पर हमें CH2 CH3 है ना, ओके, तो यहाँ CH3 ही लिख दो ना, ये CH3 इस पे रेडिकल, और नंबर 3 बॉन्ड को तोड़ने पर CH2 रेडिकल, तो खेल खत्म हो गया। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो कहानी समझ में आ रही है, ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। अच्छा, हिंट भी दे रखा है, देखो कितने भले लोग हैं। डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ये वाला फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसके टूट के जाने के बाद ये रिश्ता टूट जाएगा। इसके टूट के जाने के बाद यहाँ जो रेडिकल आ रहा है वो स्टेबल है, तो वो क्या कहेगा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, मेरा क्या। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 डिग्री बनने की वजह से 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल और 1 डिग्री, इस वजह से जो फर्स्ट वाला है वो आसानी से टूट जाएगा। और फर्स्ट जब आसानी से टूट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि डिसोसिएशन एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। तो चारों ऑप्शन में दे रखी है, चारों ऑप्शन में C1H को कम दे रखा है। और हाईएस्ट किस में होगी, इसमें C3 में हाईएस्ट होगी। तो C3 हाईएस्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, C3 दिख रहा है ना, C3H, ये थर्ड वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है क्योंकि इससे 1 डिग्री बन रहा है। ये तोड़ना थोड़ा आसान है क्योंकि इससे 2 डिग्री बनना है। ये तोड़ना बहुत ईजी है, आराम से टूट जाएगा क्योंकि इससे 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली ऑर्डर्ड प्लस M इफेक्ट का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली अपना लोन पेयर दे सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का प्लस M ज़्यादा होता है, ना कि ऑक्सीजन का। तो ये तो गलत बात है। SO3H और NO2, इनका अगर हम लोग चेक करें तो ध्यान से देखना, SO3, अच्छा फर्स्ट वाले का मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का En जो है वो ज़्यादा है N से, इसलिए प्लस M इफेक्ट ऑक्सीजन का कम है N से। ठीक है, उल्टा ऑर्डर, En ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, SO3H ऐसे बना देता हूँ, और NO2, ठीक है, ये ओरिजिनल तो ऐसे ही होता है, पता नहीं बहुत लोग एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, मैं नहीं बनाता, मैं ये बनाता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा कभी, तब बताऊँगा ऐसा क्यों बनाते हैं। नहीं, वैसे लोन पेयर है तो देना ही चाहिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कैसे ले लेगा, सुन ही लो ना, 1 मिनट की तो बात है। ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, जैसे एक्साइटेड होकर आगे जा सकता है वैसे पीछे भी आ सकता है। ये डब्बा खाली हो जाएगा, और डब्बा खाली हो जाएगा तो इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर बात करें तो -M इफेक्ट से ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर। लेकिन जो सल्फर खुद है ना, वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से -M का ऑर्डर ये होना चाहिए, तो ये भी गलत बात है। F और CN में F जो है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है, और कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन 50% एस कैरेक्टर, और साथ में लगा हुआ है नाइट्रोजन, तो -I इफेक्ट CN का ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, और CN का F से ज़्यादा होता है, यही तो सही बात है, अभी तो बताया। ठीक है, तो CN का सबसे ज़्यादा, CN का F से ज़्यादा होता है -I इफेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक, इज आर एरोमेटिक। तो देखिए ज़रा, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पिछले वीडियो में बताया था एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है, दूसरा नहीं करता, अंदर बाहर का कोई मतलब नहीं है, एक ऑर्बिटल ही पैरेलल होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर वाला ऑर्बिटल है उसमें जो लोन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो इन
इनके पैरेलल होता है वही पार्टिसिपेट करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे जो रिंग के सारे हैं उनके साथ की बात कर रहा हूँ। तो ये एरोमेटिक है हमारा। ठीक है, और इसमें देखें ये कार्बन जो है वो sp3 है, तो एरोमेटिसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, तो सेकंड तो इसी में है। ओके, तो हमें सब चेक करने पड़ेंगे। फोर्थ ओनली तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट को हमने कर ही दिया है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट है तो इसमें फर्स्ट है नहीं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया है, खेल ख़त्म, टाटा बाय बाय। है ना, कैसे किया? पहला देख लिया एरोमेटिक है ना, तो पहला है, ठीक है। दूसरा देखा नॉन एरोमेटिक है, तो दूसरा जब नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें सेकंड दे रखा है। ठीक है, और जब पहला है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट तो लिखा ही नहीं है, फर्स्ट इसी में लिखा है। फर्स्ट है तो ये दोनों ऑप्शन ही तो बचे, और उसमें सेकंड को हमने उड़ा ही दिया। ठीक है, बाकी की देख लेते हैं। ये भी एरोमेटिक है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, और लास्ट वाला भी एरोमेटिक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 हकल रूल जो होता है ना, उसमें या तो 2 हो, 2 6 10 14 18 22 ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो ही एरोमेटिसिटी आती है। 4 8 12 16 20 24 अगर हों, 4 की टेबल वाले हों तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और ये हों तो एरोमेटिक हो सकता है। Which of the following resonating structure of 1-methoxy-1,3-butadiene is most stable? मोस्ट स्टेबल के लिए पहले देखेंगे चार्ज अनचार्ज, सारे ही चार्ज वाले हैं, सब पे चार्ज लगे हुए हैं। फिर देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, 1 2 1 2 पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं ना, इसमें भी है 2 बार, इसमें 1 बार ही है, इसमें 1 बार ही है। तो पूछा क्या है? मोस्ट स्टेबल। तो ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए क्योंकि इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड कम है। अब ए और बी में चेक करना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर सेम है। ठीक है, और क्या सेम है? प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे है, प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। अब माइनस और प्लस दूर दूर, ये दूर दूर इतना नहीं रहने चाहिए, पास पास रहने चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। COS कोवेलेंट बॉन्ड चेक करने के बाद ऑक्टेट चेक किया जाए। ऑक्टेट चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्टेट सबका पूरा है। कार्बन पे प्लस होता है तो कार्बन का अधूरा होता है, ऑक्सीजन का प्लस है तो लोन पेयर की वजह से पूरा होता है। फिर देखते हैं सेपरेशन, COS, एस में क्या? सेपरेशन। सेपरेशन में क्या? प्लस माइनस पास पास होने चाहिए, प्लस प्लस दूर दूर होने चाहिए। सेम चार्जेस पास पास नहीं होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए। जितने पास उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस नज़दीक हैं, ज़्यादा पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? शॉर्ट बॉन्ड के लिए ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए, ये तो सिंगल ही रहेगा। यहाँ रेजोनेंस है बट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेंगे, RS तो हैं पर कम है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इधर एक बार ये यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, 3 4 बन जाएंगे। और क्या टोटल कितने बनेंगे वो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा किस में बनेंगे, कम किस में बनेंगे, ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बनेंगे इसमें, 5 बनेंगे, है ना। 5 कैसे? एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये बॉन्ड की पोजीशन बदल दो, तीसरे में यहाँ पे माइनस चार्ज हो, चौथे में यहाँ, और 5वें में यहाँ पे माइनस चार्ज होंगे। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, और ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट? -M, अभी बताया था, फिर से देख लो। NOOCN। सब में एक बात खास है, ये लोन पेयर ऐसे, ये बॉन्ड पेयर जो है ना, पाई बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट होगा। यहाँ नाइट्रोजन पे आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे। सल्फर तो बेचारा सल्फर जो बेचारा है वो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो पीछे रह रहा है NO2 से। यहाँ तो कार्बन है तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। कंपटीशन इन दोनों में हम सोच सकते हैं
बट यहाँ भी कार्बन से अटैचमेंट है, तो कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यहाँ क्या खास बात हो रही है कि यहाँ कार्बन अटैच होगा, ठीक है। यहाँ मान लो जो भी ग्रुप होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड है, तो होगा क्या कि नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हो रहा है, तो ये बॉन्ड आराम से शिफ्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा -m इफेक्ट किस में होगा? NO2 में। तो हम आंसर लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? जो बताया है, C। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इज मिनिमम? मिनिमम रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछिए। मिनिमम मतलब जो ज़्यादा खींच रहा हो। तो यहाँ पे +m, यहाँ पे -m, यहाँ पे -m, यहाँ -m, यहाँ +m, यहाँ -m, यहाँ -m। ओहो, देखो इसने खींचे, इसने दे दिए, इसने खींच लिए इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ कर लिए, इसने फिर दे दिए, डोनेट कर दिए, दोनों ने खींच लिए। तो सबसे ज़्यादा खींचातानी किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा खींचातानी हो रही है डी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। 2 -m। ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर बनाते हैं ना। लीस्ट, उसके बाद एक -m, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें दोनों में +m है, लेकिन नाइट्रोजन का +m ज़्यादा होता है ना, तो ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये करेंगे या ये करेंगे, सोच के बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में किस में ज़्यादा होगी। एक हिंट देता हूँ, NO2 का इफेक्ट सिर्फ यहाँ होता है, यहाँ प्लस नहीं आता, लेकिन NO2 का इफेक्ट पैरा पे प्लस आएगा, और जब आएगा तब ये रिंग का अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में A और C में से किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करें। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले तो रेजोनेंस, ठीक है। मोस्ट स्टेबल बोले तो एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो प्लस दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक, इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल इक्वली तो भूल जाओ, और एंटी एरोमेटिक भी भूल जाओ। अब बचे ये दोनों, कंपटीशन इन दोनों में है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा वो देखना है। तो बॉन्डिंग काउंट करें, 1 2 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड। ज़्यादा कोवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बना कैसे होगा, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम हमेशा ये देखेंगे, EN। और अनचार्ज्ड, सबसे पहले कौन? अनचार्ज्ड। अगर सारे चार्ज अनचार्ज्ड हैं तो सॉरी, जो अनचार्ज हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर चार्ज वाले में कोवेलेंट बॉन्ड देखना है, फिर ऑक्टेट देखना है, फिर सेपरेशन देखना है, और फिर EN देखना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको तो हमने एंटी एरोमेटिक से भगा दिया, ये तो हमने वैसे ही भगा दिया। और इनमें क्या हो रहा है कि ये प्लस चार्ज है ना, तो ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ऐसा तो करना नहीं है। तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करना है, तो उससे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस माइनस को यहाँ और इसको यहाँ मैं बना देता हूँ ताकि PDF में आ जाएगा ऐसा, तो उससे बनेगा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, ज़्यादा स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी तो दोनों में ही दिख रही है, दोनों में ही रिंग एरोमेटिक है, बट यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल है। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस से देखते हैं, कॉन्जुगेशन से देखते हैं। सबसे ज़्यादा इधर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, बढ़िया बात है। इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, इसमें इन दो में दिख रहा है। इसमें तो 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड ऊपर लिख देता हूँ, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। इसमें no one इज कॉन्जुगेटेड, इसमें 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, और इसमें तो हमें राम जी मिल गए, एरोमेटिसिटी दिख रही है। ईश्वर, अल्लाह, प्रभु सब मिल गए हैं यहाँ पे, गॉड, जीसस, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, सब यहाँ पे मिल गए हैं, क्योंकि इसको मिल गई है एरोमेटिसिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, और अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तो सबसे लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसका ही होगा। और ऐसा
3 ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट वाला बाहर हो चुका है। तो लीस्ट हमें जब पता चल चुका है तो 3 1 2 1 2 3 तो सभी देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सेकंड वाला देख लेते हैं। अच्छा, एरोमेटिसिटी से आ गया हमारा फर्स्ट, ये वाला फोर्थ मॉलिक्यूल हाईएस्ट स्टेबल आ गया है। ये मैं बना रहा हूँ स्टेबिलिटी का। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम जोश में आ जाते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना दिया और वही ऑर्डर का आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पूछा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था, तो हम उल्टा करना भूल गए। तो स्टेबिलिटी का उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। तो ऐसे लिख दिया करो अगर बना रहे हो तो, कि भाई फोर्थ हाईएस्ट स्टेबल है तो फोर्थ लीस्ट HOH रखेगा। हाईएस्ट स्टेबिलिटी का HOH से क्या लेना देना है? हाईएस्ट स्टेबिलिटी होने से क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो हीट भी कम रिलीज करता है, और क्या, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम हो जाती है। तो फोर्थ वाला सबसे पीछे आ गया। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ज़्यादा कॉन्जुगेशन किस में दिख रहा है? देखिए इसमें 2 पाई का कॉन्जुगेशन है, इसमें 3 पाई का कॉन्जुगेशन है, इसलिए फर्स्ट। फिर 2 पाई का कॉन्जुगेशन था, इसलिए थर्ड। और सबसे लीस्ट सेकंड, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं। सेकंड वाले में कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। 2 3 1 4 उल्टे में है ना, 2 3 1 4 सी आंसर। ये मल्टीपल करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डाइपोल मोमेंट? ध्यान से देखेंगे सेम डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है। इसमें इसकी वजह से डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे म्यू जनरेट हो रहा है, पीले कलर में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसमें। अरे कलर ये, इसमें डाइपोल ये है म्यू। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों ही क्या है 120 के एंगल पे है, और जब म्यू और म्यू दोनों 120 पे हों तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी म्यू ही होता है ना। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, और कॉस 120 रखेंगे ना तो फाइनली म्यू रिजल्टेंट क्या आता है? म्यू ही आता है, मतलब ये भी म्यू, ये भी म्यू, तो रिजल्टेंट भी म्यू, तो इसका भी म्यू, सॉरी इधर नहीं आएगा, डायरेक्शन बता देता हूँ, डायरेक्शन आएगी इधर, और रिजल्टेंट म्यू ही आएगा, तो दोनों ही सेम है। तो ए हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल है तो हमें सारे ही चेक करने पड़ेंगे। तो अगला देख लेते हैं बी। इसमें क्या हो रहा है कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, इसमें तो जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। इसमें नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो OH है ना वो ऐसे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही ओरिएंटेड हो, एक जैसे ओरिएंटेड हो, और ये लोन पेयर भी रहता है, तो इनमें जीरो नहीं आ सकता कभी, ठीक है। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, तो इसका ज़ीरो नहीं आ सकता, इसका ज़ीरो आएगा, तो दोनों का सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक। इसमें ऊपर जीरो, नीचे जीरो, म्यू जीरो, ऊपर खींचा उतनी ही प्रेशर से नीचे खींचा, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और इधर ऑलरेडी बराबर है, इसका भी म्यू ज़ीरो, तो ये दोनों भी सेम है। अगले वाले में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 120 है ना ये दोनों, तो इनका रिजल्टेंट आएगा इधर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे म्यू आर, ठीक है। अब ये जो म्यू आर है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वापस ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली म्यू ही बचेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी म्यू है, तो दोनों इक्वल हैं, तो आंसर है ACD, ठीक है। ये भी मल्टीपल है। विच इज आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग? ये भी मल्टीपल है, ठीक है, एक से ज़्यादा सही आंसर होंगे। ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में +m -i और -m। अच्छा, Cl, Br और I, इन सब का सिर्फ -i देखा करो, और फ्लोरीन का +m देखा करो, ध्यान रहे, ठीक है। फ्लोरीन कार्बन के ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ वाला है, मतलब सिमिलर तो नहीं है, छोटा तो है, लेकिन सेम पीरियड का मेंबर है, इस वजह से वो +m शो कर सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 3p, Br का 4p और आयोडीन का 5p। p ऑर्बिटल बड़े साइज़ के होने की वजह से
अपना लोन पेयर या s ऑर्बिटल बड़े साइज की होने की वजह से अपना लोन पेयर कार्बन को आसानी से नहीं दे पाते, इसलिए -I ओनली। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, क्योंकि +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +m से हाईएस्ट होगी। अगले में +m NO CN और NO2। NO का है ना, दोनों इफेक्ट होते हैं, +m और -m। क्यों दोनों होते हैं, ध्यान से सुने। N डबल बॉन्ड O, तो लोन पेयर भी है तो दे भी सकता है, पाई बॉन्ड से ले भी सकता है, तो इसके दोनों इफेक्ट होते हैं। +m यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। NH2 के कंपैरिजन में कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन भी तो खींचेगा, ठीक है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है, और यहाँ NO2 का तो -m हाईएस्ट होता ही है, तो इसका भी -m और इसका बड़ा -m, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक लगेगा। तो ये भी सही है, तो A और B दोनों ही सही है। C को देख लेते हैं, इसका -m, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसका +h और इसका +m, तो ये भी सही ऑर्डर है। +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इससे भी बढ़ रही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सही ऑर्डर है, हाईएस्ट इस वाले में ही होगा। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, +m -m, हाँ, फिनॉक्साइड O-, इसका भी +m, इसका भी +m और इसका भी +m, सब में +m। तो हाईएस्ट +m किसका होगा, हाईएस्ट +m किसका होगा? तो सबसे बढ़िया डोनर कौन होगा, माइनस चार्ज वाला, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो वैसे ही खुश है, ये है दुखी, ये कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाया जाए, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी इसमें, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या है, ABC। ये भी मल्टीपल है। इन विच केसेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, चार्ज का डीलोकेलाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। डीलोकेलाइजेशन यहाँ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, यहाँ नहीं पॉसिबल है क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल क्यों है, p π d π, फॉस्फोरस का एक d ऑर्बिटल होता है, वो खाली पड़ा है, एक नहीं बहुत सारे हैं, 3d सारे खाली पड़े हैं, तो d π p π में p π d π ऑक्सीजन का, p फॉस्फोरस का d, तो d में इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अच्छा लगेगा। माइनस है क्या, लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर ही लग रहा है, हाँ ठीक है लोन पेयर ही मान लेते हैं, माइनस होता तो भी माइनस ही मान लेते हैं, सब पे माइनस बाकी सब पे प्लस दिख ही रहा है ना, तो इस पे माइनस मान लेते हैं। तो फॉस्फोरस और इसके 2 ग्रुप, और ये रहा भाई साहब का ये d ऑर्बिटल है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है बी वाले में। लेकिन ये मल्टीपल है तो हम अगला भी देखेंगे, तो इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है। बोरोन का एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो इसमें p π होती है, और इसमें p पे प्लस चार्ज है, तब भी इसमें p π d π हो सकती है, इसमें और ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। तो B, C और D, आंसर क्या है, B, C और D। ये भी मल्टीपल है। द एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर, इज और आर, कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे माइनस आ सकता है, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा होगा जब कार्बन पे माइनस आ रहा होगा, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब ये N है तो ये भी तो अपना लोन पेयर दे सकता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देख रहे हो ना, बार बार नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस पर माइनस आ रहा है, नाइट्रोजन में प्लस आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये सही है, ठीक है। येलो कलर थोड़ा ज़्यादा ठीक दिखेगा ना, हाँ। फिर अगला देखिए, ये कैसे बना होगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस और डबल बॉन्ड के साथ, ये भी सही है। अगला क्या है, नाइट्रोजन पे माइनस, तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ना ये पॉसिबल नहीं है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके नाइट्रोजन पे मतलब माइनस भी आ गया, ये तो गड़बड़ी लिख दिया है वैसे तो, पर हाँ सुनिए ज़रा, 1 2 3 और 4 दिख रहा है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक में लोन पेयर हैं, तो 4 ही तो ऑर्बिटल हैं, तो नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब यहाँ एक और पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश हम नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा कम समझ में आया हो तो फिर से सुन लो, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये N।
अब n के पास p ऑर्बिटल जो है वो भरा हुआ है, तो वो दे सकता है, ले नहीं सकता, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन, सबके पास लोन पेयर होते हैं, ये सारे ही डोनर हैं, ध्यान रहे। भले ही इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इनके पास लोन पेयर हैं, ये डोनर हैं। फ्लोरीन भी डोनर हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डोनर नहीं है, वो माइनस आई ज़्यादा दिखाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। अगला कौन सा है, लास्ट वाला, उसमें भी ऐसा ही कोई कांड किया होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो ऑक्सीजन पे ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। ठीक है, ये दोनों तो बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों लोन पेयर, सब कुछ भरा हुआ सा है, तो और माइनस कहाँ से आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे प्लस आ सकता है, माइनस नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए और बी। अमोंग दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ pyridine द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको बताया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले अनचार्ज देखते हैं, तो पहला वाला और फिफ्थ वाला दोनों पे ही चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो हाईएस्ट स्टेबल होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट और फिफ्थ हाईएस्ट स्टेबल होंगे। लेकिन क्वेश्चन मल्टीपल है, तो हम फर्स्ट और फिफ्थ को ज़्यादा दे रहे हैं, सेकंड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं वो सेम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, माइनस इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो हम लोग दोनों पे ही चार्ज हैं, लेकिन दोनों ही सेम कंडीशंस हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर सेकंड और फोर्थ सही है, और 1 और 5 ये तो गलत हो गया ना, 1 और 5 तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो मल्टीपल में पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। थर्ड वाला सेकंड और फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, थर्ड वाला सेकंड और फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल है। अब चार्ज वालों में हम बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड सब में बराबर दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे सेपरेशन, COS। ऑक्टेट अगर देखेंगे तो जिस पे प्लस है, जिस कार्बन पे प्लस है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसमें तीनों में ही ऐसी एक एक कंडीशन दिख रही है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं सेपरेशन, COS में से सेपरेशन देख रहे हैं। प्लस माइनस पास पास, प्लस माइनस दूर दूर, प्लस माइनस पास पास, तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, ये लेस स्टेबल होना चाहिए। डिसिमिलर, डिफरेंट चार्ज, प्लस माइनस पास पास होने चाहिए, प्लस प्लस दूर दूर हो, माइनस माइनस भी दूर दूर हो, तो सेकंड और फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये गलत बात है, और सेकंड और फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब आंसर क्या है, बी एंड डी। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, पहला कह रहा है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एनर्जीज। बिल्कुल गलत बात है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना कम कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स का एक मर्जर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कब होंगे, जब एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो ए तो गलत हो गया। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक द रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, ये बात भी सही है, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ हमने हाइपोथेटिकली बनाए हैं, वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनकी। हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना ये, तो इनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये है रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है रियल में, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये है रियल में कि भैया सब कुछ घूम रहा है गोल गोल, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डायामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डायामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट हो रही है। अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है बेंजीन को, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, डायामैग्नेटिक होता है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, सही बात है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना, वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म और सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो स्टेबल फॉर्म होती है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड से लेस स्टेबल होते हैं, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशन वेयर पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड बाय ट्रू रेजोनेंस एक्सक्लूडिंग द गिवन पोजीशन, तो इसको काउंट नहीं करना है। तो देखिए, घूमने निकला
तो प्लस चार्ज घूमने निकलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ऑर्थो और पैरा पे आ सकते हैं, मेटा पे तो आ नहीं सकते। 3 ये घूम के यहाँ भी आ सकता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एक यहाँ आ जाएगा। 4 फिर यहाँ आएगा तो 5 6 सॉरी सीक्वेंस से बनाने लग गया क्या, 6 7 ठीक है, 8 9 10। तो आंसर क्या है, बस 10। ये 10 जो मार्कर हैं उन्हीं जगह पे वो पॉजिटिव चार्ज घूम घूम के आ सकता है, गार्डन में घूमने निकला है। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पहले तो एक्सक्लूडिंग बोला था, ढंग से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। अब बोल रहा है इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन हैव नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विथ चार्ज सेपरेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल। इस लाइन का क्या मतलब है, बच्चे क्या करते हैं, ये देखना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करें, बच्चे क्या मास्टर भी करते हैं, प्लस माइनस। ये भी तो रेजोनेंस है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है ये क्या है, द स्ट्रक्चर विथ चार्ज सेपरेशन, मतलब बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इस पर 9 माइनस, इस पे प्लस, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। बनाने में अपनी मर्जी, हाइपोथेटिकल कुछ भी बना लो, लेकिन ये वेरी लेस कंट्रीब्यूटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से इधर आ ही जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही जाएगा। तो ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों मास्टर बोलते हैं इसमें RS निकालो, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो, ऐसा कोई सवाल बन ही नहीं सकता भैया, हाइपोथेटिकल है, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी ये बॉन्ड घुमा के यहाँ लिख दूँ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लिख दूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो लाइन कह रहा है ना, द स्ट्रक्चर विथ चार्ज सेपरेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये वाले नहीं काउंट करने हैं, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, बाकी काउंट करने हैं। तो ये भाई साहब माइनस चार्ज इधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो एक तो इस कार्बन पे आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर भी आ जाएगा, और रिंग में घूमने जाएगा तो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आ जाएगा, और जब पैरा पे आएगा तो घूमने निकलेगा तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस होगा ना, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, पर आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये कितनी पोजीशंस हो गई, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इंक्लूडिंग तो ये 7, 1 2 3 4 5 6, और ये ऑलरेडी इंक्लूड करना है तो 7 आंसर है इसका। हाउ मेनी स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, रिंग का रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, एरोमेटिक है। इसमें एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, दूसरा नहीं करता, ये भी एरोमेटिक है। इसमें यहाँ sp3 कार्बन वाला है, ये एरोमेटिक नहीं है। ये एज्यूलिन है, ये एरोमेटिक होती है, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ही इसमें शिफ्ट होगा तो इसमें सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, या बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, क्या कर रहा हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, दोनों रिंग एरोमेटिक होती है, ठीक है। ये वाला कार्बन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, लेकिन 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं इसलिए नहीं है। इसमें तो भाई साहब sp3 दिख रहे हैं, ये भी नहीं है, ये एरोमेटिक है। इसमें लोन पेयर एक जाता है एक नहीं जाता, ये भी एरोमेटिक है। इसमें यहाँ पे sp3 दिख रहा है, ये एरोमेटिक नहीं है। कितनी हुई, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्पीसीज जो हैं वो एरोमेटिक है। हाउ मेनी पूछा है, नंबर पूछा है, ठीक है। तो 1 2 4 6 सॉरी 6 नहीं 7 और 8 ये सारी एरोमेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल फ्री रेडिकल। हेप्टा, ये लीजिए हेप्टा, साथ ट्राइइन और ये रेडिकल इज एन आइसोलेटेबल स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को आइसोलेट नहीं कर सकते भैया, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल, हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं, ठीक है। हाँ फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है, पर ओवरऑल तो अनस्टेबल ही होते हैं। फ्री रेडिकल बहुत जल्दी बनते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है। हाँ उनमें किसी का हाफ लाइफ कोई थोड़ी देर तक, मतलब हम बोलते हैं कि एक जिंदा रहा 10⁻³ सेकेंड तक और एक जिंदा रहा 0.1 सेकेंड तक, तो हम कह देते कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, बट है तो अनस्टेबल ही ना। ओके, इट इज़ एन एरोमेटिक नहीं हो सकता, 7 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं हो सकते, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, नन ऑफ द अबव, आंसर इज डी। सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम, IUM लिखा है मतलब प्लस चार्ज, लास्ट में किसी के भी IUM आता है इसका मतलब प्लस चार्ज है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। ये बच्चों वाला सवाल कहाँ से आ गया, बच्चों वाला ही है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है।
हाँ 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इससे। रेजोनेंस का गीत मत गाना कि यहाँ बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है तो ज़्यादा स्टेबल हो, नहीं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और द पेयर रिप्रेजेंटेशन वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ये लोन पेयर इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये हमने कर ही दिया बी, ओके। अगला ये सही लिखा था ना मैंने, हाँ 3 डिग्री है और ये अलग से एक कहानी और बता दी गई आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्यों सही है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये भी बनेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये वाला जरूर एक्सेप्टेबल होता, लेकिन एटम मूव नहीं करते हैं। ये एटम मूव कर गया, ये इनॉल है, कीटो इनॉल, ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ध्यान रहे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा अभी आप कहेंगे कि सर आप अभी तो कंट्रीब्यूटिंग की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ एक था ना, चार्ज सेपरेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो वेरी लेस स्टेबल वाले हैं, कुल मिला के इतना कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, बट हाँ है तो सही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है। इसीलिए मैं ये मना नहीं कर रहा था कि सेपरेशन वाले अलाउ नहीं है, मैं ये मना कर रहा था कि आरएस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, कितने बनेंगे, तो वो फालतू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस और ए प्लस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई साहब ने बॉन्ड ही तोड़ दिया, तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए हैं। ये एक तरह से वो है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जिसमें ये बॉन्ड सिग्मा वाला टूट के इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ऐसा शिफ्टिंग हो जाती है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, सिग्मा ट्रॉपिक। और थोड़ा डिटेल में कहूँ तो ये 4n+2 पाई वाली है, सिग्मा ट्रॉपिक, थर्मली अवेलेबल है, थर्मल कंडीशन में होती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल अलाउड है, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, एडवांस में भी नहीं पूछेगा सिग्मा ट्रॉपिक, तो कोई पूछ लेगा तो एक 4n+2 वो रिएक्शन पूछता है, सिग्मा ट्रॉपिक नहीं पूछता, डील्स एल्डर रिएक्शन पूछता है, वो आप गूगल कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट क्राफ्टर, जो काम हम अच्छे से कर रहे हैं ऐसी हम उम्मीद करते हैं, या फिर आप मेरे नाम से भी मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे चाहिए तो मैं बहुत जल्दी व्हाट्सएप चैनल बना के सारी पीडीएफ वहाँ भी डाल दूँगा, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।